हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो हम लोग आज डिस्कशन करने चल रहे हैं SBTS 9 मार्च को है, होली के एक दिन बाद का सेशन है अपना। और ये अपने लिए बिग अचीवमेंट है कि हम लोग होली में भी पढ़ते रहे, लगातार टेस्ट देते रहे। और इस हमारे सिंह सर का एक मिशन है, पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। इसी मिशन के तहत हम लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास है। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू चार्जेस ईच ऑफ इक्वल टू क्यू आर केप्ट एट x इज इक्वल टू -a एंड x इज इक्वल टू +a। मतलब कहने का है कि ये अपने पास इधर होगा +a और इधर होगा -a। यहाँ पर चार्ज है q और यहाँ पर भी चार्ज है q। अ पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q नॉट इज इक्वल टू q/2 इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। इफ चार्ज q नॉट इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, y एक्सिस में इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया q0/2 को। ठीक है भैया, q0/2 along the y एक्सिस। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, नेट फोर्स भैया एक फोर्स इससे लगेगा और एक फोर्स इस वाले चार्ज से लगेगा, F और F, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस होगी? √a² + y²। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल थीटा, ये हो जाएगा थीटा। इसका ये वाला कंपोनेंट F cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट F cos थीटा, और इधर वाला भैया F sin थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट भी कितना होगा? F sin थीटा, और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो नेट फोर्स हो गया 2F cos थीटा, 2F की वैल्यू K Q × Q0/2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है? a² + y² अंडर रूट में होल स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, y अपॉन √a² + y²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा भैया? प्रोपोर्शनल पूछ रहा है हमसे। तो क्या नेट फोर्स जो अपने पास है वो नेट फोर्स अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट पार्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट पार्ट। चलते हैं भैया आगे, अगला क्वेश्चन। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ लैम्डा। In another experiment with the same setup, the two slits are of equal amplitude A and wavelength lambda but are incoherent। भाई जब कोहेरेंट सोर्स होगा तो इंटेंसिटी बताओ क्या होगी? द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जब कोहेरेंट सोर्स होगा तो क्या होगा? कोहेरेंट का मतलब सेम फेज, सेम फेज का मतलब एंगल जो होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। एंगल इज द 0 डिग्री। तो क्या अपने पास ये बन जाएगा I + I + 2 √I × I² cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, तो भैया क्या 4I आ जाएगा? I कोहेरेंट। और जब इनकोहेरेंट सोर्स होगा तो एंगल कितना हो जाएगा भैया? अच्छा हाँ, इनकोहेरेंट सोर्स होता है तो भैया cos phi की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो अपने पास I इनकोहेरेंट के लिए कितना हो जाएगा? 2I के इक्वल, क्योंकि ये 0 हो जाएगा पूरा, तो 2I के इक्वल। रेशियो निकालोगे दोनों का, I कोहेरेंट अपॉन I इनकोहेरेंट इज इक्वल टू 4I अपॉन I। दिस इज कैंसिल 2I, तो ये हो जाएगा बेटा 2:1। आंसर इज द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा पेपर है ये। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस टू द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर। बताओ इंटेंसिटी सेंट्रल पर कितनी होगी भैया? I इज इक्वल टू क्या? I0 cos² phi/2 होता है। I इज इक्वल टू 4I0 ना, cos² phi/2। तो सेंटर पर कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू 4I0। कहां पर? सेंटर पर। और फिर कह रहा है कि इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। तो फेज डिफरेंस जरा फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया? टोटल 2π, 1/4 मतलब 1/4 कितना हो जाएगा? ये π/2। ये कितना आ गया? π/2। अब जब π/2 अपने पास हो गया तो इसी फॉर्मूले में रख दिया, तो अब I डैश कितना हो जाएगा? 4I0 cos
स्क्वायर पाई बाई 4 बन जाएगा, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2, 4I0 अपॉन 2, दिस इज 2I0। और रेशियो जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 निकल कर आएगा बच्चा। रेशियो इज द 2, 4I0 अपॉन 2I0, 2 इज द करेक्ट आंसर। बोलो बात पक्की है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा, चलो लिखा है अ लाइट हैज एम्पलीट्यूड ए एंड एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर इज 60 डिग्री। लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय एनालाइजर हैज एम्पलीट्यूड ए बाई 2। ये भैया डायरेक्ट है ना, कितना हो जाता है एम्पलीट्यूड ए बाई 2 जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है किससे, एनालाइजर से। अगला क्वेश्चन, टू कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस वेव ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज विच इंटरफेयर आफ्टर इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी इज 16। द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स आर इन द रेशियो। देखो आई मैक्स है अपॉन आई मिन, क्या यही a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर होता है बच्चा। और यही रेशियो कितनी दी गई है, मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी 16, ये 16 है। अंडर रूट ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 4, ये हो जाएगा a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4a1 माइनस 4a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2। ठीक है बच्चा, ये इधर आएगा 3a1 और इधर जाएगा 5a2, तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा बेटा 5/3। इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर, 5/3 का स्क्वायर 25/9। आंसर इज द सेकेंड पार्ट। सिंपल फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें किसी भी तरह का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो तो उसमें फॉर्मूला ही अप्लाई करो। ठीक, अगला क्वेश्चन, the two slits at a distance of 1 mm are illuminated by the light of wavelength this। ठीक है, the interference fringes are observed on a screen placed at a distance of 1 meter। मतलब स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। the distance between the third dark fringes and fifth bright fringes, third dark and fifth bright fringes। तो भैया फिफ्थ ब्राइट फ्रिंजेस कितना होगा 5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस थर्ड डार्क थर्ड डार्क का मतलब कितना हो गया बच्चा अपने पास 3 माइनस 1/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, यही होगा। बोलो भाई, यही अपने पास निकल करके आएगा। चलो तो अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा बेटा लैम्डा कैपिटल डी, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6.5 इंटू 10⁻⁷, कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर और स्मॉल डी की वैल्यू अपने पास कुछ गिवन है यार, स्मॉल डी की वैल्यू 1 mm मतलब 10⁻⁻3। ये लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 5 माइनस 3 2 और माइनस माइनस प्लस 1/2। और जब इसको बच्चा हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं आंसर, तो ये आंसर आता है 1.63 mm। ठीक है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंजेस 5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी और डार्क फ्रिंजेस के लिए n-1/2 होता है, तो n हो गया 3 माइनस 1/2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। When a transparent plate of thickness t and refractive index mu is placed in the path of one of the two interfering waves of light, then the path difference changes by। भैया ये क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है, डायरेक्ट आंसर का है। पाथ डिफरेंस जब कोई भी मीडियम लगा दिया जाता है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो पाथ डिफरेंस निकल करके जो आता है वो होता है μ-1 इंटू टी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, in young double slit experiment an interference pattern is obtained on a screen by a light of wavelength 6000 angstrom coming from the coherent source S1 and S2 at certain point P on the screen। third dark fringes is formed। कौन सी dark fringes बन रही भैया, third dark fringes। कह रहा है then the path difference S1P minus S2P। चलो भाई, तो
पाथ डिफरेंस डार्क फ्रिंज के लिए कितना हो, जैसे पाथ डिफरेंस अपने पास ब्राइट के लिए n लैम्डा हो जाता है, वैसे ही डार्क के लिए पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा, या इसी को बोलते हैं n माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा, अभी जो हमने लिखा था। तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम। तो कितना हो जाएगा ये अपने पास 2 जा 6 माइनस 1 5 बाई 2 इंटू 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6 कर दें, 10 टू पावर माइनस 7 लगा देते हैं, 2 3 जा 6 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, या इसी को 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 लिख लो, तो 1.5 माइक्रॉन्स हो गया। बोलो बात ठीक है, 1.5 माइक्रॉन्स। ठीक है, चलो भाई आसान था। अगला क्वेश्चन, अ वुडन ब्लॉक परफॉर्म एसएचएम ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विथ फ्रीक्वेंसी वी नॉट, द ब्लॉक कैरीज अ चार्ज प्लस क्यू ऑन इट्स सरफेस, इफ नाउ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन एज सोन, देन एसएचएम ऑफ द ब्लॉक। देखो भैया ये प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा क्यू इंटू ई। ठीक, अब जब इधर फोर्स Q इंटू ई लगा तो ये स्प्रिंग कुछ ये ब्लॉक इधर मूव करेगा। अब जब इधर ब्लॉक जब मूव करेगा तो स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी, और फिर स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी तो ये ब्लॉक इस मीन पोजीशन के क्रॉस इधर उधर मूव करेगा, एसएचएम करेगा, किसके क्रॉस, मीन पोजीशन के क्रॉस। तो लिख लेते हैं ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड विद शिफ्टेड मीन पोजीशन। बिल्कुल मीन पोजीशन शिफ्ट होता रहेगा। शिफ्टेड मीन पोजीशन का मतलब क्या है कि मीन पोजीशन जो ये अपना अभी ये है, ये मीन पोजीशन चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होता रहेगा, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसे जैसे इस पर इस ब्लॉक पे जैसे फोर्स बढ़ेगा तो पोजीशन क्या हो जाती होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है भैया, हाँ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। ठीक है, ब्लॉक कैरीज अ चार्ज प्लस क्यू। आई थिंक कोई दिक्कत हो भैया, बताओ आप लोग। एक सेकंड बेटा जरा सा, ठीक है भैया। तो इसमें कहानी अपने पास वही है। देखो जो फ्रीक्वेंसी वगैरह जो होती हैं ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हो या वेरिएबल टाइम पीरियड हो, ये मेन पोजीशन को नहीं चेंज करते। मेन पोजीशन को चेंज करता है जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है। समझ में आई बात, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा होता है वो मेन पोजीशन को चेंज कर रहा होता है। ठीक, चलो, चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए respectively, A and B respectively, which are distance to L apart. C is the midpoint. ठीक है, between A and B, the work done in moving a charge plus Q along the semicircle CRD. C से D जाना है। ठीक है, ये डिस्टेंस है 2L, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी L, और ये भी डिस्टेंस कितनी होगी L होगी। चार्ज कहाँ पर है, यहाँ पर है प्लस क्यू और यहाँ पर है माइनस क्यू। ठीक है, सी पॉइंट पर वी सी अगर लिखेंगे
तो जितना प्लस क्यू उतना माइनस क्यू से वी सी हो जाएगा 0। पोटेंशियल डी पॉइंट पर अगर लिखना चाहें तो के क्यू अपॉन यहाँ से देखें तो 2L और ये L 3L और माइनस के क्यू अपॉन L, तो ये हो जाएगा -2 के क्यू अपॉन 3L वी डी। वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल वर्क डन Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी हो गया 2KQ अपॉन 3L, किसके साथ, माइनस साइन के साथ। K की वैल्यू जब रखोगे तो यही वैल्यू हो जाए Q इंटू क्यू अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L, क्योंकि K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। जब उसको रखोगे तो यहाँ से 2 2 जा 4, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। और भैया ये क्वेश्चन हमने तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर जब करा रहे थे 5 मार्च को, तब हमने कराया था। अगला क्वेश्चन, 3 चार्जेस प्लस Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 इफ Q इज इक्वल टू, भैया नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ये A हो गया, ये भी A होगा और ये √2A होगा, तो कितनी हो जाएगी, के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के इंटू क्यू अपॉन √2A इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से के क्यू इंटू क्यू कॉमन अपॉन ए कॉमन हो जाएगा, तो ये 1 + 1 अपॉन √2 बचेगा, इन दोनों में से कॉमन लिया और इसको इधर भेजा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। अब ये के इससे कैंसिल, ए क्यू इससे कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो क्यू अपना किसके इक्वल हो गया, माइनस क्यू, नहीं सॉरी कैपिटल क्यू पूछ रहा है ना, तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू √2 एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा √2 + 1 अपॉन √2, आई थिंक यही बनेगा। इधर भेज दो √2 क्यू अपॉन √2 + 1 माइनस साइन के साथ। देखो भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे -2 लिया, तो एक काम करो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ना, तो माइनस का 2Q अपॉन 2 + √2, आंसर इज द सेकेंड पार्ट। चले भैया आगे बढ़ा जाए, आसान सवाल था, समझ गए होगे। A small conducting sphere of radius r is lying concentrically inside a bigger hollow conducting sphere of radius r. The bigger and smaller sphere are charged with Q and Q. देखो इधर ये छोटा वाला है, ये छोटा वाला है भैया, इसका रेडियस है स्मॉल r और इसका रेडियस है कैपिटल R, ये हो गया Q और ये हो गया कैपिटल Q, एंड आर इंसुलेटेड आर ईच अदर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर्स विल बी, तो A पर पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, ये हो गया अपने पास A, इसको मान लिया हमने B, ठीक है। तो A पर निकालते हैं, कितना आएगा, पहले इससे निकालेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इनसाइड है इस पॉइंट पर, इस पर निकालना है, इस वाले स्फीयर पर। इसके लिए ये वाला आउटसाइड है, तो आउटसाइड से कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये सरफेस हो जाएगा Q अपॉन स्मॉल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। और B पॉइंट पर अगर निकालें, B पॉइंट पर अगर निकाला जाए तो इस पर अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ये वाला पॉइंट आउटसाइड हो जाएगा इस चार्ज के लिए, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। बोलो बात ठीक है भैया, हाँ यही होगा, ठीक है। और सॉल्व कर लेते हैं, डिफरेंस हमें निकालना है। जब डिफरेंस निकालोगे तो कितना निकल के आएगा,
आई थिंक हमारा डिफरेंस जो निकल करके आएगा वो आएगा Q अपॉन 4πε0 इंटू आर माइनस Q अपॉन आर। ये कैंसिल होगा ये दोनों सब्सट्रैक्ट करने के बाद, और ये बचेगा। थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर ना, जब VA माइनस VB जब निकालोगे तो 1 अपॉन 4πε0 कॉमन ले लो, तो Q अपॉन स्मॉल आर माइनस Q अपॉन कैपिटल आर, यही निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन 13, 2 पॉइंट चार्जेस +9E एंड +E आर एट 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक +16E पर है और दूसरा बेटा +E पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? 16 सेंटीमीटर। वेयर शुड अनदर चार्ज क्यू बी प्लेस्ड बिटवीन देम सो दैट सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। बताओ सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या नेट फोर्स 0 होना चाहिए? नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मान लेते हैं कोई चार्ज यहाँ रख दिया, कितनी डिस्टेंस पर? x पर, तो ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स चार्ज पर कितना होना चाहिए बच्चा? 0 होना चाहिए। निकाल लेते हैं, k इंटू क्यू इंटू 16E अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू इंटू ई अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भैया ये क्यू ई से क्यू ई उड़ जाएगा, के से के, अंडर रूट ले लेते हैं। 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 64 माइनस का 4x इज इक्वल टू एक्स, तो 5x इज इक्वल टू 64 आ गया। आई थिंक सही है। नहीं, एक सेकेंड बेटा, 16 माइनस एक्स, ठीक है, सही है। हाँ, कुछ दिक्कत है क्या? हमें तो नहीं लग रहा भाई। हाँ ठीक है, x, ठीक यार, कुछ कहीं कुछ दिक्कत लग रहा है। -16 माइनस 4x, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। 12 सेंटीमीटर फ्रॉम away from each other, where should another be placed between them so that the system remains equilibrium। यार ये 16x क्यू, देखो भैया अपने पास 4 अपॉन एक्स, ठीक, इधर ये डिस्टेंस हो जाएगी 16 माइनस एक्स क्यू इंटू ई अपॉन 16 माइनस एक्स, अंडर रूट हमने ले लिया। 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस एक्स, 64 माइनस 4x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64 अपॉन 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, हाँ 12 पॉइंट, लगभग में 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 16E। ओके, ये बेटा अपने पास ये 9E है, चार्ज है 9E का ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये है 9E, मतलब यहाँ 3 हो जाएगा। अब समझ में आया यार। तो 48 माइनस का 3x इज इक्वल टू एक्स, तो 4x इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब समझ में आया, हमने 16A ले लिया था ना, तो जरा ध्यान देना 9E लिखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया ये देखो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया है और R दिया है, वर्क डन पूछ रहा है ना, वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन क्या होगा भैया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए क्या लिखोगे? चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E1I कैप प्लस E2J कैप प्लस E3K कैप, R हो जाएगा AI कैप प्लस BJ कैप डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट है I का I के साथ, J का J के साथ, Q E1 इंटू A प्लस Q E2 इंटू B। आंसर कितना आ गया? फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर, आई थिंक ना, फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज 50 वोल्ट टू अनदर पॉइंट विच पोटेंशियल इज 70 वोल्ट, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द फाइनल स्टेट विल बी। काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछ रहा है। क्या एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है? वर्क डन के। क्या वही Q इंटू डेल्टा भी होता है? 50 से किस में जा रहे हैं? 70 में, तो 70 माइनस 50, तो चार्ज कितना है? चार्ज इज अ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19
और चेंज इन 50 to 70 मतलब 20 का चेंज आया। तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻18 जूल। करेक्ट आंसर इज द सेकेंड पार्ट। आसान सवाल था, समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है व्हेन अ चार्ज ऑफ 3 कूलम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, फोर्स पता चल गया भैया, विद इन दिस फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सेपरेटेड बाई। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें फील्ड चाहिए होगा, और फील्ड होता भैया E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, 3000 अपॉन 3 मतलब 1000 फील्ड आ गई, और E इज इक्वल टू होता है भैया या V इज इक्वल टू E इंटू एल। E हो गया 1000, L हो गया 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01। दिस इज 10 वोल्ट। करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट पार्ट, जो कि बहुत ही सुंदर और अच्छा सवाल, मतलब आसान सवाल। अगला सवाल, देयर आर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस R as shown in figure. The distance between them is R. The charge of -q coulomb is taken from the surface A to B. भैया ये दोनों A और B इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, और जब इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम लोग जाते हैं तो नेट वर्क डन कितना होता है? 0। आंसर इज द लास्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज टेकन towards the other electron then the electric potential energy of the system। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस के Q1 इंटू Q1 इंटू Q2, नेगेटिव ए भी ई स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन जब ये एक दूसरे की तरफ जब आ रहे होंगे तो डिस्टेंस कम हो रही होगी, और जब डिस्टेंस कम होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी अपनी इंक्रीज करेगी। एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मरकरी आर चेंज्ड चार्ज साइमल्टेनियसली टू 10 वोल्ट when combined to form one large drop the potential is found to be 40 volt। the value of n। देखो भैया, जब ढेर सारी ड्रॉप कंबाइंड होती हैं तो नया जो वोल्टेज बन के आता है V डैश इज इक्वल टू n टू द पावर 2/3 इंटू V होता है पुराना वाला वोल्टेज, याद होना चाहिए। नए वाले का पोटेंशियल 40, n की वैल्यू फाइंड करनी है और V की वैल्यू है 10, 10 4 जा 40, n टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 4। तो अब दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, ये 3 से कैंसिल, n स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो n की वैल्यू हो जाएगी 8। n इज द 8। थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल। चार्ज प्लस Q प्लस 2Q प्लस Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ABC ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये है भैया, प्लस Q और प्लस Q। इफ E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्कम सेंटर O ऑफ द ट्रायंगल, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया E, ड्यू टू चार्ज प्लस Q देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज। O पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? चलो भाई बताओ। चलते हैं भैया। A B C और ये O, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। इधर चार्ज 2Q है, डिस्टेंस सबके लिए वही होगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2E मान लेते हैं, ठीक है भाई। चार्ज Q से हाँ ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2E। अब इससे अगर देखोगे तो ये हो जाएगा E और ये इससे हो जाएगा E, इस वाले से, और दोनों के बीच का एंगल क्या 120 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, ठीक। अब बताओ जब 120 डिग्री होगा तो a स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 करोगे तो cos 120 की वैल्यू
1/2 -1/2 निकल के आती है, तो क्या जो बाहर जो निकल करके आती है वैल्यू, क्या वो अपने पास a ही निकल के आता है? ऐसा समझो, e² प्लस e² प्लस 2e² cos 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या e² माइनस e², तो e ही तो बाहर आएगा, ये e ऊपर हुआ, तो 2e नीचे e ऊपर, तो नेट किधर होगा? नीचे की तरफ, AO की तरफ, e along AO। ठीक, आसान भाषा में ऐसे ही करेंगे। अगला क्वेश्चन, 2 infinite parallel metal plates contains electric charge with charge densities plus sigma and minus sigma, प्लस और सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, and they are separated by a small distance in air. If the permittivity of air is epsilon naught, then the magnitude of the field between the two plates. यहाँ भैया सिग्मा अपॉन अवे फ्रॉम द चार्ज, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे टूवर्ड्स द चार्ज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड करोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, टूवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स, टूवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स। ठीक, अगला क्वेश्चन, एज सोन इन द फिगर, दिखाई पड़ रहा है बेटा, बिलो अब चार्ज +2 कूलम इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन O, ठीक है, एंड अनदर चार्ज +5 कूलम इज ऑन द x एक्सिस एट द पॉइंट A, +5 कूलम है। द लेटर चार्ज फ्रॉम द पॉइंट A इज देन ब्रॉट टू पॉइंट B, A से B ले जाया जा रहा है ऑन द y एक्सिस, द वर्क डन, अच्छा वर्क डन, ठीक है, वर्क डन भैया निकालते हैं। तो वर्क डन क्या होगा, यहां पर एनर्जी पहले देख लेते हैं कितनी है, K 2 कूलम इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R 2 मीटर, माइनस, अब यहां पे देख लेते हैं, जब यहां ये पहुंच गया K 2 इंटू 5 अपॉन 2, बोलो भाई, अब ये कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, तो वर्क डन तो 0 हो जाएगा ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ना, या नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, देख लो भैया, कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 प्रोटॉन्स सेल इंक्रीजेज इफ द सेपरेशन बिटवीन द 2 इज डिक्रीज्ड। देखो पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल भैया, सेपरेशन जब कम होगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, सही है ये। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम विल बी इंक्रीजेज इफ द सिस्टम, नहीं भैया, एक प्रोटॉन है एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, और जब सेपरेशन जब तुम कम करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन किस में बढ़ेगी, नेगेटिव में, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, K प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रॉन अपॉन, ठीक है, लेकिन हम लोगों को यार केवल मैग्नीट्यूड ही तो देखना है, सही है, ये भी सही है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम विल इंक्रीज इफ द सेपरेशन बिटवीन, सेपरेशन बढ़ाने पर कम होगी, तो तीसरा गलत है, और ये तीनों सही होंगे, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की जब बात होगी तो डायरेक्शन की बात नहीं होगी, या नेगेटिव साइन, मैग्नीट्यूड की केवल बात होगी। 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर 30 सेंटीमीटर अपार्ट, कितनी डिस्टेंस पर है भैया, 30 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। एज सोन इन द फिगर, अ थर्ड चार्ज Q3 इज मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम C टू D, यहां से इसको C से कहां लाया जा रहा है, D पर। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पहले भैया ये रहा होगी डिस्टेंस कितनी, 50 हो जाएगी सेंटीमीटर, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, K Q1 इंटू Q2 अपॉन 30 प्लस K Q3 इंटू Q1 अपॉन 40, ठीक है भैया, प्लस K इंटू Q3 इंटू Q2 अपॉन 50 सेंटीमीटर,
बाद में V2 ले लेते हैं। अब ये यहां से यहां आ गया, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा और एक इससे बनेगा। तो कितना होगा, K Q1 इंटू Q2 अपॉन 30 प्लस K Q1 इंटू Q3 अपॉन, अब 30 और ये कितना है भैया, ये कितना है, हाँ ये भैया सर्कल का रेडियस है, ये 40 ये 30 तो ये 10, K Q1 इंटू Q3 अपॉन 30 10 हो गया 40 और प्लस K Q3 इंटू Q2 अपॉन 10। अब जब डिफरेंस निकालोगे तो ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, केवल वही बचेगा, ठीक है, केवल ये बचेगा और ये कितना होगा, ये हो जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू K Q3 इंटू Q2 1/50 माइनस 1/10 होगा। यार हमारे हिसाब से तो यही बचेगा। ठीक है, चलो, और ये दिया गया है के की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी गई है, Q3 K अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू यहां पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q3 इंटू Q2 कितना आ जाएगा 50 500 और ऊपर बन जाएगा 40, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, K की वैल्यू कितनी हो 40 और ये कितना होगा यार, 0 इससे चला जाएगा। कुछ लोचा हो गया क्या, कुछ लोचा हो गया क्या? हाँ भैया, फाइव और ये 1 बचा है ना यार, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 50 अगर ले लेते हैं ना यार, ये कुछ तो हुआ है। अच्छा अब आ जाएगा, ठीक है। तो K की वैल्यू निकाल ली है, Q2 इंटू, ठीक 40 है तो ये हो जाएगा 40/500 है, इससे कैंसिल कर दो। तो अब अगर कैंसिल करें, यहाँ देखो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं करने की कोई ज़रूरत वैसे है नहीं। हाँ भाई सेंटीमीटर को, अब ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, जब मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁴ और यहाँ पर 10⁻², ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो बच्चा ये बन जाएगा 100, ठीक। अब ये 0 इससे चला जाएगा, 5 2 = 10 तो ये हो जाएगा 8Q2। बस एक काम कर लेना, बस एक काम करना है कि मीटर और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट जैसे करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा, 8Q1 8Q2 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, two thin wire ring each having a radius r are placed at a distance d apart with their axis coinciding, ठीक है। The charges on two rings are plus q and minus q. The potential difference between the centers of the two ring. चलो भाई, potential difference between the centers of the two ring. Each having a radius r and placed at a distance d. एक का रेडियस ये है r और दूसरे का रेडियस है r, कितनी डिस्टेंस पर है भैया, d डिस्टेंस पर है। एक पर प्लस q और दूसरे पर माइनस q। पोटेंशियल लिखो कितना होगा, k q अपॉन, ठीक है भैया, k q अपॉन r पोटेंशियल, ठीक है, प्लस, ठीक, प्लस कितना हो जाएगा भैया, k माइनस q अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चा, सेंटर्स ऑफ द टू रिंग ना, इसके सेंटर पे निकाल रहे हैं, ठीक है, इसके सेंटर पे निकाल रहे हैं। तो अब कितना हो जाएगा, √r² प्लस d², ठीक। और जब दूसरे वाले सेंटर पे निकालेंगे तो k q अपॉन माइनस q अपॉन r और ये बन जाएगा प्लस का k q अपॉन √r² प्लस d², ठीक है भैया। और जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे v1 माइनस v2,
तो क्या ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, क्या के क्यू 2kq कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/r माइनस 1/√r² प्लस d²। बोलो बात ठीक है, ठीक है भैया। आई थिंक आंसर तुम्हारा हो जाएगा। अब वही k को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट जब लिखोगे तो ये बन जाएगा q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों 2 जा 4 हो जाएगा। ये आंसर फोर्थ पार्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है, अच्छा ये जो तुम लोगों को हमने लिखा √r² प्लस d², ये जरा ध्यान से देखना। कह रहा डिस्टेंस d अपार्ट विद देयर एक्सिस, उनके एक्सिस के बीच की डिस्टेंस d है। ठीक है, तो उनके एक्सिस के बीच की डिस्टेंस d है, कुछ ऐसी डिस्टेंस है ये, तो वो हमने लिखा √r² प्लस d²। समझ गए, क्लियर हुई बात। तो ये बात जरा ध्यान देना है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, इसके आगे वसीम सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टाटा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो टेस्ट हुआ है SBTS का, वो टेस्ट नंबर 9, तो उसका डिस्कशन हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक ये डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से जुड़िए और क्वेश्चन को आप देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर दे रखा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E। अब देखो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखा है ना, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसकी डायरेक्शन हमने इस साइड में मान लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखना है हमको, और कैसे प्लेस करना है, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे रख दिए। और ये वाला डायपोल हो गया, मान लें -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, तो ये इसके परपेंडिकुलर में ये रख दिया गया। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी बताओ भाई, ये P है डायपोल मोमेंट, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, है ना, ये P की डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच में 90 डिग्री है। अब क्वेश्चन में बोला गया वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग थ्रू एंगल ऑफ 180, अगर इसको 180 घुमा दें तो कितना वर्क डन करेगा। चलो वर्क डन डायपोल में हम लोग पढ़ते हैं W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो शुरू में एंगल कितना है देख लो, एंगल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच में देखना होता है। तो P को डायपोल मूवमेंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड E, cos θ1, अभी एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये वाला डायरेक्शन हमारा P की डायरेक्शन, ये वाली हमारी P की डायरेक्शन, तो एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो ये हो गया cos 90 माइनस cos θ2। जब इसको रिवर्स कर देंगे तो अब ये डायपोल उलट जाएगा, 180 घुमाएंगे तो अब ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। अब P की डायरेक्शन नीचे आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच में अभी भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो या 270 लिखो, 270 डिग्री लिखो या 90 डिग्री लिखो, तो अभी भी cos 270 की वैल्यू और cos 90 की वैल्यू सेम होती है, दोनों की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो वर्क डन जो आएगा वो 0 आ जाएगा। हमेशा जो एंगल देखा जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच का एंगल देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो इधर है, डायपोल मूवमेंट इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। शुरू में देखो कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो शुरू में भी 90 डिग्री था, बाद में भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा दोनों केस में 90 होगा, cos 90 का वैल्यू 0 होगा, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 0। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सिचुएटेड एट x डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट वेरी फार पॉइंट विल डिपेंड ऑन। ये डायपोल मोमेंट अगर हम लोग बनाएं, ये डायपोल है, ये मान लेते हैं -q है, ये +q है, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी दूरी है x, इनके बीच की दूरी x है। अब यहाँ से हमको पोटेंशियल की वैल्यू बताना एट वेरी फार पॉइंट। वेरी फार पॉइंट मान लेते हैं ये एक्सियल पॉइंट पे ही देखें, इस वाले पॉइंट को वेरी फार पॉइंट माने, और ये दूरी अगर हम लोग स्मॉल r ले लें एक्सियल दूरी, और ये यहाँ से दूरी होती है उसके
मिड पॉइंट से, ये दूरी r है, ठीक है ना। तो हमको पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो इस जगह पर एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल जो होता है उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r², और ये दूरी हम लोग यहाँ पर r है, तो P/r² ये दूरी हो जाती है हमारी एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल की। अच्छा, अब यहाँ से देखो P को क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। जो P होता है वो होता है चार्ज इंटू दूरी, तो Q इंटू एक्स, ये हो गया हमारा P की वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं K, P की जगह हो जाएगा Q इंटू एक्स बाई r²। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बोला है ये पोटेंशियल की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, तो पोटेंशियल की वैल्यू Q पे डिपेंड करेगी, x पे डिपेंड करेगी, r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड करेगी। ऑप्शन चेक करते हैं, वनली Q बोला है तो वनली गलत है, वनली x ये भी गलत है, Q एंड x ये सही है, देख लो यहाँ Q और x पे डिपेंड करेगा, ऑन Q/x तो ये गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर यही क्वेश्चन में अगर हम लोग इधर ले लेते किसी एंगल पे, मान ले तो यहाँ पे निकालना होता, तो ये एंगल थीटा होता, तो इस पॉइंट को भी अगर हम लोग देखें और इसको r मान लें तो फार्मूला क्या बनता बताओ, किसी पॉइंट पे, तो v बराबर जो जनरल फार्मूला होता है k, और ये हो जाता है हमारा 2p p cos थीटा बाई r²। तो ये वैल्यू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं p cos थीटा बाई r²। ये किसी जनरल पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल की वैल्यू निकालने का है। अच्छा, अगर ये एनी पोजीशन पे है, और अगर मान लो इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकाला जाता, इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकाला जाता है ना, तो इक्वेटोरियल पे ये एंगल जो हो जाएगा वो 90 होगा, cos 90 की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल जो होगा 0 होगा। इक्वेटोरियल पोटेंशियल पे 0, एक्सियल पोटेंशियल पे ये वैल्यू, और किसी पोजीशन पे ये वैल्यू आती है पोटेंशियल के फार्मूले में। डाइपोल को याद रखना है, ठीक है ना। डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायरेक्शन पूछे तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक डाइपोल है, और इसको मान लेते हैं -q, और इस पर ले लिया प्लस का q, ये डाइपोल बन गया, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं x है। which separation L, the ratio of electric field and potential at midpoint of electric dipole for which separation is L। अच्छा, ये सेपरेशन मान लो L है, डाइपोल के सेपरेशन है, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बताना है, मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रेशियो बताना है। चलो भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो भाई, इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, इसको हम लोग लिख रहे हैं E। अच्छा, ये प्लस चार्ज के कारण इधर भी होगा E, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मिड पॉइंट पे जुड़ जाएगी। अच्छा, पोटेंशियल ध्यान से देखो, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल V, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और -q/, दूरी क्या लिखोगे L/2। अच्छा, प्लस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल इसमें जुड़ जाएगा q/L/2, दोनों पोटेंशियल मिला के क्या हो जाएगा 0। तो मिड पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो 0 आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, तो E/B का रेशियो बताना है, तो E/B, V की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाई पोटेंशियल का जो रेशियो आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, और E/B का रेशियो बताना है। V की वैल्यू अगर हम जो 0 रखेंगे और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट रिजल्ट आता है, तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 29, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, द चार्ज पर सेंटीमीटर। देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज Q। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर पे चार्ज कितना है इस वायर पे, Q चार्ज के बराबर है, और अनदर सिलिंड्रिकल सरफेस यहाँ पर दे रखा है। अब देखो इसमें ये रॉड गया है, हमको क्वेश्चन में क्या बताना है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस, इस सरफेस पे टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। अब जरा देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से, ये जो रॉड है ये इस रॉड के इस सिलेंडर के अंदर ये क्लोज सरफेस होगा, तो जितना रॉड इसके अंदर होगा केवल उस पे चार्ज देखेंगे। तो Q इनसाइड निकालने,
कितना अंदर चार्ज है इसको देखें, तो 1 सेंटीमीटर का चार्ज क्यू है और अंदर कितना सेंटीमीटर है, ये 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। तो 100 सेंटीमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर का चार्ज हो जाएगा 100 क्यू। इसका मतलब जो इनसाइड चार्ज है वो किसके बराबर हो गया, इनसाइड जो चार्ज है वो 100 क्यू के बराबर हो गया। हमको मालूम है फ्लक्स का फार्मूला, फ्लक्स जो होता है क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्लोज सरफेस का जो होता है वो होता है क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड में चार्ज कितना है 100 क्यू और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट आंसर सेकंड होगा। देखो जो अंदर सरफेस है उस पर ध्यान दो। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो ये जो रॉड इसके अंदर है वही क्लोज है, इसके अंदर क्लोज होगा सिलेंड्रिकल सरफेस में। जो कितना दूरी तक क्लोज है 1 मीटर, और क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर पे चार्ज क्यू है, तो 100 सेंटीमीटर जो कि इसके अंदर है वही अंदर का चार्ज होगा 100 क्यू के बराबर होगा। क्लोज सरफेस का फ्लक्स का फार्मूला क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को देखें। अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज ए वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज रो। अब क्वेश्चन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इंटू आर के बराबर दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही, और हमको मालूम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा उसको हम लोग लिखते हैं डी क्यू बाई डी वी। ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर जो है बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच एग्जिस्ट एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाई, ठीक है ना। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है, 8 दूरी तक चेंज हो रही, तो मतलब कि, और ये स्फीयर है, इसकी रेडियस कितना है कैपिटल आर, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं इसमें स्मॉल, इसकी जो चार्ज इस पर डी क्यू ले लेते हैं, और इसका जो थिकनेस है वो डी आर है ना। इतना थिकनेस का काट देते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल चार्ज आ जाएगा। चलो चार्ज की वैल्यू निकालें, डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा के इंटू आर, और वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटू डी वी। चलो अभी लिखते हैं के इंटू आर। वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस। एरिया हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर और थिकनेस हो गया डी आर। ये हो गया डी क्यू की वैल्यू, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से लेके आर तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो चार्ज हो जाएगा क्यू। इंटीग्रेट इसमें जो क्वांटिटी होगा उसको देखें, 4 पाई बाहर कर लिया, के बाहर कर लिया, ये आर और आर स्क्वायर होके आर क्यूब हो गया। इंटीग्रेट करेंगे आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, लिमिट रखेंगे 0 से कैपिटल आर, तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू हो गई 4 पाई डिवाइडेड बाई 4 के कैपिटल आर की पावर 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया हमारे पास के पाई आर की पावर 4, ठीक है ना। ये चार्ज की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमें मालूम है, गॉस थ्योरम से लगाएं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में निकालना है, ई को ऐसे रहने दें, और डी एस जो हो गया वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, क्यू की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वो है के पाई आर की पावर 4 और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो पाई से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आर स्क्वायर से ये R2 बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो हो गया E। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, के आर की पावर 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 4 नीचे आ जाएगा तो 4 एप्सिलॉन नॉट, तो के आर की पावर 2 4 एप्सिलॉन नॉट। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, चौथा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, जो स्फीयर है उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो हम एक इसमें स्मॉल थिकनेस का एक स्फीयर कट करेंगे जिसका थिकनेस डी आर है और जिसपे चार्ज डी क्यू है। इस स्मॉल थिकनेस को क्या करें,
पूरे गोले तक ले जाना है, तो मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे और जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये छोटा छोटा इसे बढ़ाते हुए इसको पूरे स्फीयर तक अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये एक पार्ट का निकाल लो और एक पार्ट को इंटीग्रेट करके पूरे के लिए हमको यहाँ पर बनाना है। तो एक पार्ट पे चार्ज निकाल लो और इसको इंटीग्रेट कर दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज चेंज हो रहा है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आर पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब चार्ज यहाँ पर वेरिएबल है, और अगर चार्ज वेरिएबल है तो पूरे स्फीयर पे पहले चार्ज निकाल लो। तो इसको चार्ज की वैल्यू हम लोग यहाँ से ऐसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में बोला गया, अ चार्ज बॉल बी हैंग्स फ्रॉम ए सिल्क थ्रेड एस विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द लार्ज चार्ज कंडक्टिंग सीट पी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में चार्ज डेंसिटी रो के बारे में बताना है। तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, इस पे जो है इस चार्ज प्लेट के कारण यहाँ पर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस पे एक mg लगेगा नीचे की ओर, और चूंकि यहाँ पर ये स्ट्रिंग इस पे बना है तो इस पे जो टेंशन होगा उसको अगर हम लोग टी लिखें, टेंशन को टी लिखें, तो ये टेंशन अगर ये एंगल थीटा है तो इसका, तो यहाँ पर टी कॉस थीटा ऊपर लगेगा और इधर लगेगा हमारा टी साइन थीटा। बस बैलेंस कर दे। देखो टी साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, टी साइन थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास एफ ई के बराबर, और टी कॉस थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास एम जी के बराबर। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो गया हमारे पास एफ ई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन एम जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया क्यू इंटू ई अपॉन एम जी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज सीट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख दें। क्यू को ऐसे रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एम जी। तो पहले से ही था। तो अब देखो क्यू कांस्टेंट है ना, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, यानी कि tan थीटा की वैल्यू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है, यानी सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, सिग्मा की प्रोपोर्शनलिटी tan थीटा आएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख लें, इस सीट के कारण यहाँ पर देख लो थ्रेड है और ये जो है चार्ज सीट है, तो चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्रोपोर्शनलिटी चेक करना था, तो फोर्स को बैलेंस कर देना है बस। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 2 पॉइंट चार्ज प्लस 8q एंड माइनस 2q आर लोकेटेड एट x इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको ओरिजिन माने तो ओरिजिन पे चार्ज रखा है प्लस का 8q, यहाँ पर प्लस का 8q है, और दूसरा चार्ज मान लें यहाँ रखा है जो कि माइनस 2q है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, x इक्वल टू l पे ये दो चार्ज रखे हैं। क्वेश्चन में बताना द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस 2 पॉइंट चार्ज इज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको 0 करना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स या इक्विलिब्रियम पूछे तो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो ध्यान से, ये जो चार्ज है अपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव है। अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज हो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स छोटे वाले चार्ज की तरफ जो है वो किसी पॉइंट पे 0 होगा। तो ये 2q है, ये 8q है, तो छोटा वाला चार्ज ये है। तो इससे मान लेते हैं यहाँ पर जो कि ये दूरी x है, x दूरी पे ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमने मान लिया 0 होगा। ठीक है ना। हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर दो चार्ज अपोजिट नेचर के हों, एक प्लस एक माइनस, तो जो छोटा चार्ज है उसके पास क्या हो जाएगा, उसके पास जो है नेट फोर्स 0 आता है या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा या इक्विलिब्रियम यहीं पर मिलेगा। अब चलो कैसे कॉन्सेप्ट निकालते हैं। अब यहाँ पर हमको फील्ड को 0 करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करना है यहाँ पर, तो चार्ज अपान दूरी का स्क्वायर कर दें। ये वाला चार्ज है 2q, दूरी यहाँ से हो गया x स्क्वायर। अच्छा, ये वाला चार्ज से यहाँ तक की देखें तो ये 8q और दूरी का स्क्वायर कर दें तो l प्लस x का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई है ना। नेट फोर्स जैसे लिखते हैं वैसे ही हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। 2q से ये 8q कट गया तो ये बचा 2, अंडर रूट ले लेंगे तो ये बचेगा 1 अपान एक्स इक्वल टू 1 अपान एल प्लस एक्स। देखो ध्यान से, l प्लस एक्स बराबर x, ये 2, ये 2 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो 2x बराबर हो गया l प्लस x, तो x बराबर आ गया l, यानी x बराबर l, यानी l से x दूरी पे, मतलब ये दूरी l के बराबर हो गई। अब ओरिजिन से कितनी दूरी पे हो जाएगा ये बताओ, l था तो ये भी कितना हो गया l, तो ओरिजिन से कितनी दूरी हो जाएगा 2l। तो क्वेश्चन में बताना है l कितनी दूरी हो गया, लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन द x एक्सिस से दूरी बताना है, तो x एक्सिस से दूरी कितनी हो जाएगी 2l के बराबर हो जाएगी। तो ओरिजिन से ये दूरी बताना है, ये l थी और x की वैल्यू l आई, तो टोटल दूरी हो गई 2l, तो आंसर हो जाएगा 3rd। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड l इन द प्लेन ऑफ पेपर, एक सरफेस देख लो भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर। अब दोनों जो है अंदर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर है। अब क्वेश्चन में लोअर हाफ पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो हमको बताना है फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई डॉट ए होता है या ई ए कॉस थीटा के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर क्वेश्चन में बना हुआ है, ये पेड़ ऐसे जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बताओ भाई। इसका एरिया वेक्टर या तो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा, है ना। ज़्यादातर हम लोग क्या लेते हैं, एरिया वेक्टर आउटवर्ड जो होगा वो होगा। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा एरिया वेक्टर। तो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, यानी जो थीटा होगा यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल होगा 90 डिग्री। एंगल हमें किसके बीच में लेना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेन में है, ऐसे है, और इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर है, तो एंगल जो हो जाएगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के वो होगा 90, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो फ्लक्स की वैल्यू होगी 0। तो आंसर इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन 0। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अ पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ पॉइंट माइनस का 1 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर ऑन द चार्ज। If the radius of the Gaussian surface were 3 times, how much flux would pass through the surface? अब देखो इन्होंने एक पॉइंट चार्ज को कहाँ रखा है, एक पॉइंट चार्ज है इसके अंदर रखा हुआ है, और जिसकी वैल्यू चार्ज की वैल्यू है माइनस का 1 × 10³ यहाँ चार्ज है, और ये स्फेरिकल गॉसियन स्फेरिकल सरफेस का रेडियस कितना है, अभी 10 सेंटीमीटर है। अब स्फीयर में क्या कर दिया, इसकी रेडियस को बढ़ा दिया गया और 3 गुना कर दिया गया, इसकी रेडियस को 3 गुना कर दिया गया। चार्ज अभी भी इसके अंदर उतना ही था, माइनस का 1 × 10³ और रेडियस 3 गुना मतलब 30 सेंटीमीटर हो गया। तो जरा ध्यान से देखो, अगर फ्लक्स हम लोग निकालते हैं तो फ्लक्स जो होता है वो होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होता है वो Q इनसाइड, यानी चार्ज जो अंदर से होता है वो देखना होता है, और उसको डिवाइड करते हैं एप्सिलॉन नॉट में। अच्छा, चार्ज की वैल्यू दोनों में सेम है, यानी Q इनसाइड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, बस उसका एरिया चेंज हो रहा है, और फ्लक्स इसमें एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो चाहे उसकी रेडियस डबल करो, चाहे आधी करो, चाहे 3 गुना करो, यहाँ पर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो फ्लक्स की वैल्यू थी, अच्छा इन्होंने फ्लक्स की वैल्यू दिया है, ये गलत लिखे हैं, फ्लक्स की केवल वैल्यू यहाँ पर है। तो फ्लक्स यहाँ पर क्वेश्चन में दी है, फ्लक्स की वैल्यू थी, तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में है माइनस का 1 × 10³ चार्ज जो पहले था, चार्ज जितना पहले था बाद में भी चार्ज उतना ही है। पॉइंट चार्ज जो है वो इसके अंदर रखा है, बस एरिया चेंज कर रहे हैं। पहले का रेडियस 10, बाद का रेडियस 3 गुना यानी 30 सेंटीमीटर कर दिया गया। तो यहाँ पर जो चार्ज है अंदर वो चेंज नहीं हो रहा है, और फ्लक्स जो है इनसाइड चार्ज से बदलता है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आंसर जो हो जाएगा फ्लक्स उतना ही रहेगा जितना पहले था, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 35 में कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, और हमें बताना है कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताना है विल बी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें किसके कारण होगा। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम लोग निकालेंगे तो जितने भी चार्ज होंगे, चाहे वो क्लोज सरफेस के अंदर हो चाहे बाहर हो, सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाती है। तो यहाँ पर अगर +Q1 ये -Q1 और Q2 हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज के कारण भी आएगी, इसके कारण भी आएगी, इसके कारण भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जितने भी चार्ज प्रेजेंट हो, चाहे वो क्लोज सरफेस के अंदर हो चाहे क्लोज सरफेस के बाहर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कारण लिखी जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर
सभी के कारण आएगी, यानी ऑल द चार्जेस के कारण आएगी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स जो कैलकुलेट होगा वो केवल अंदर वाले चार्ज के कारण होगा, है ना। फ्लक्स अगर पूछा जाए तो फ्लक्स जो है क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसके कारण हम लोग फ्लक्स लिखेंगे, जबकि फील्ड जो है वो चाहे अंदर चार्ज हो चाहे बाहर चार्ज हो सभी के कारण लिखी जाती है। तो आंसर इसमें फील्ड का पूछा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 3 चार्ज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा समझिएगा। 3 कंसेंट्रेटिक मेटेलिक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r 2r 3r। अब यहाँ 3 मेटेलिक सरफेस दे रखा है, एक का रेडियस r है, कंसेंट्रिक स्फीयर है, दूसरे का रेडियस 2r और तीसरे का रेडियस 3r है। कंसेंट्रिक है, ध्यान से देखें। अब इस पे चार्ज दिया जा रहा है, देखो इस वाले पे कलर चेंज कर दें जिससे हमको आइडिया रहे। यहाँ पर अंदर वाले पे चार्ज Q1, इस वाले पे Q2 और सबसे वाली बाहरी चार्ज है Q3। अब बताना है रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक और हिंट दिया गया है, उसको जरूर ध्यान दें। चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल आर इक्वल, यानी चार्ज डेंसिटी तीनों सरफेस पे सेम है। इस पे अगर हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 लिखें, इस पे सिग्मा 2 लिखें और इस पे सिग्मा 3, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 के बराबर और ये सिग्मा 3, तीनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है। अब बस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर जब कंसेंट्रिक स्फीयर होता है तो हम लोग इंडक्शन भी देखते हैं, है ना। जब पास में स्फीयर रखा होगा तो इंडक्शन भी देखेंगे, और इंडक्शन में जो फेसिंग सरफेस होता है उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाता है। अब चलो यहाँ पर इंडक्शन देखें, यहाँ पर चार्ज अंदर Q1 है, तो इस Q1 के फेसिंग सरफेस पे इसका अपोजिट चार्ज आएगा माइनस का Q1, ये चार्ज अपोजिट फिर आ जाएगा प्लस का Q1, फिर माइनस का Q1 और प्लस का Q1। ऐसे करते हुए ये अंदर वाला चार्ज बाहर निकलता है, इंडक्शन हम देख रहे हैं। तो इस पे Q1 अगर है अंदर वाले पे तो उसके फेसिंग सरफेस पे इसका अपोजिट जस्ट होगा, यानी Q1 है तो माइनस Q1, और उसके ऊपर वाले सरफेस पे प्लस का Q1, ऐसे बदलते हुए हम लोग लिखेंगे। अच्छा, इस वाले Q2 को ध्यान से देखें, इस वाले Q2 के कारण इसके फेसिंग पे आ जाएगा माइनस का Q2 और बाहर आ जाएगा प्लस का Q2। Q3 के बाहर कोई सरफेस नहीं है, Q3 खुद ही बाहरी सरफेस पे है, तो इस पे इंडक्शन नहीं देखेंगे। अब चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में ना। अब फ्लक्स देखो, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले वाले के लिए हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो अंदर वाले सरफेस पे चार्ज है Q1, उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू, इस वाले सरफेस पे दूसरे वाले सरफेस पे चार्ज देखो ध्यान से, ये वाला Q2 है और यहाँ पर Q1 है, तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा चार्ज। अब तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एरिया 4 पाई, अब 2r का स्क्वायर हो जाएगा, 2r का स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 4 पाई और ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर बराबर, चलो Q3, ये वाला सरफेस देखो ध्यान से, इस पे चार्ज कितना है Q1 Q2 Q3, तीनों चार्ज इसमें है, तो इन तीनों चार्ज के कारण वहाँ पर लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एरिया 4 पाई और 3r का स्क्वायर हो गया। चलो सॉल्व करते हैं, तो पहले इन दोनों को लेते हैं, तो देखो भाई Q1 अपान 4 पाई r स्क्वायर बराबर हो गया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई और ये 2r का स्क्वायर, तो ये लिखेंगे 4 पाई, 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर, ठीक है ना। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 यहाँ 4 बचा, 4 Q1 बराबर Q1 प्लस Q2, तो बताओ भाई यहाँ से Q2 बराबर क्या आ गया, Q2 बराबर आ गया हमारे पास 3Q1, Q2 बराबर 3Q1 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब दूसरे वाले को, पहले वाले और तीसरे वाले को मिला ले, पहले वाले और तीसरे वाले रिलेशन से चेक करें, तो ये Q1 है, Q1 अपान 4 पाई r स्क्वायर बराबर, देखो Q1 प्लस Q2 ये कितनी आई थी, Q1 प्लस Q2 4Q1 के बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे 4Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई
और 3r का स्क्वायर हो गया 9r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 9 बचा तो 9q1 और ये 4q1 माइनस करेंगे तो 4q1 बराबर हो गया q3। तो q3 बराबर आ गया 5q1। हमको रेशियो बताना था, तो q1 q2 q3 का रेशियो, q1 q2 q3 का रेशियो ये कितना आ जाएगा? q1 की जगह पर q1, q2 की जगह पर बताओ भाई 3q1 और ये हो गया 5q1। तो बताओ रेशियो क्या आ जाएगा? 135। तो रेशियो आ गया 135। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 135 का रेशियो आता है। इंडक्शन देखेंगे, चार्ज देखेंगे आउटर सरफेस पे, तो सभी के आउटर सरफेस पे चार्ज अपॉन एरिया का स्क्वायर करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। टू स्फेरिकल कंडक्टर बी एंड सी इक्वल रेडियाई एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस। तो बी और सी स्फेरिकल कंडक्टर हैं, ये मान लेते हैं बी है और ये मान लिया सी, इक्वल है दोनों रेडियस और दोनों पे चार्ज सेम है। इस पे चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, उनके बीच की दूरी मान लेते हैं आर है। तो जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में उसको एफ लिखें, तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई क्या लिखोगे? आर स्क्वायर। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? ए थर्ड स्फीयर कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ बी, यानी कि बी के आइडेंटिकल जैसा ही एक स्फीयर और ला रहे हैं बट अनचार्ज है। चलो इसको हम लोग ई मान लिया और इसको पहले किसके पास ला रहे हैं? कांटेक्ट विद बी, इसको बी के साथ कांटेक्ट कर दिया, इसके साथ कांटेक्ट करेंगे तो ये अनचार्ज है, मतलब इस पे चार्ज 0 है। तो जब कांटेक्ट में किसी चार्ज अनचार्ज या चार्ज बॉडी को हम लोग टच कराएंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चूंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, तो अगर आइडेंटिकल है मतलब रेडियस अगर सेम हो और स्फेरिकल कंडक्टर जो आइडेंटिकल होंगे तो चार्ज आधा आधा हो जाएगा। तो इस पे 0 था, इस पे q था, तो ये दोनों पे अब चार्ज कितना बचा? तो b पे चार्ज q/2 बचा और यहाँ पर जो अनचार्ज था अब उस पर भी चार्ज आ गया। अब इस पे a पे चार्ज हो जाएगा q/2। शुरू में इस पे चार्ज नहीं था, लेकिन चूंकि b के पास चार्ज था, जब उसको टच कराएंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और आधा आधा चार्ज मिलेगा। तो अब टोटल चार्ज q है, तो इसका चार्ज डिवाइड हो गया, इस पे q/2 बचा, इस पे q/2। अब ये वाला जो q/2 है, यानी अब किससे इसको टच करा रहे हैं? अब इसको c से टच करा दिया है, तो यहाँ पर चार्ज q/2, a पे चार्ज q/2 आ गया, c से टच कराओगे तो फिर चार्ज जो है क्या हो जाएगा? इक्वली डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा डिवाइड होगा। अब q/2 और ये q दोनों पहले जोड़ दो, आधा आधा बांट दो, तो ये q/2 प्लस q कितना चार्ज हो गया? q/2 प्लस q और उसको आधा आधा देना है, तो ये दोनों कितना हो जाएगा? 2q 3q/4, यानी कि अब c के पास जो चार्ज बचा वो हो गया 3q/4। दूरी वही है, अब बताना है नया फोर्स कितना लगेगा। चलो अब नया फोर्स लिखें, तो एफ डैश बराबर 1/4πε0, चार्ज की वैल्यू देखो q/2 इंटू 3q/4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो देखो जरा यहाँ से क्या हो जाएगा? 3/8 और ये हो जाएगा kq स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और kq स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वो f के बराबर है, तो ये हो गया 3/8f। तो आंसर इसमें हो जाएगा 4। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है दिमाग में कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को या चार्ज स्फीयर को किसी दूसरे चार्ज स्फीयर से टच करा दें तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। अगर क्वेश्चन में आइडेंटिकल होंगे तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ पर पहले अनचार्ज था, बी से टच कराया, बी के पास चार्ज क्यू था, दोनों चार्ज को जोड़ दो यानी 0 प्लस क्यू, टोटल चार्ज क्यू। आधा चार्ज कर दो इस पे, आधा इस पे कर देंगे, तो अभी बी पे हो गया चार्ज q/2 और a पे चार्ज हो गया q/2। अब a/2 वाला चार्ज c से मिला दिया, तो अब ये q/2 और यहाँ पर चार्ज है q, दोनों चार्ज को जोड़ दो और उसका आधा आधा दोनों पे दे दो, तो q/2 प्लस q और दोनों को आधा कर देंगे तो आधा इस पे आधा इस पे, c को यहाँ से हटा दिया गया। बताओ भाई, ये वाला a वाला जो है यहाँ से क्या हो गया? हट गया। अब नया फोर्स बताना है b और c के बीच में, तो नया जो फोर्स आएगा 3/8 टाइम्स होगा पहले वाले फोर्स के, तो आंसर इसमें 4th होगा। अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, ये नीट का क्वेश्चन है तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाई 2 मासलेस स्ट्रिंग,
यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये दूरी L है क्वेश्चन में, यहाँ पर दोनों को कनेक्ट किया गया है ऐसे। अब इनके बोला गया है बिकॉज अब यहाँ पर इनिशियली एट ए डिस्टेंस ऑफ D, पहले तो शुरुआत में दूरी D थी, अब यहाँ से चार्ज लीक होने लगा। चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से चार्ज यहाँ पर क्या हो रहा है, वो लीक कर रहा है। उसका कारण क्या हो गया, द स्फीयर अप्रोच ईच अदर, तो स्फीयर जो है एक दूसरे के पास आने लगे, और ये जब पास में पहुंच गए तो उनके बीच की दूरी क्या हो गई, वो हो गई x, तो इनके बीच की दूरी हो गई x। चार्ज लीक होके कहाँ पहुंच हो गया, x दूरी पे आ गया। तो क्वेश्चन में हमको बताना है कि जो दूरी है x जो है और जो वेलोसिटी है, ये दोनों सेम वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो x और v में क्या रिलेशन होगा। देखो ध्यान से भाई, तो अगर ये चार्ज लीक हुआ और बाद में पहले दूरी d थी और बाद में क्या हुआ, लीक होने के बाद उनकी दूरी x हो गई, तो जरा इस पे ध्यान से देखें। देखो ये इस पे टेंशन लगेगा, अगर इसको ऐसे कर दे तो ये एंगल हो गया थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, देखो ये थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। ये इस पे अगर टेंशन टी लिखे तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये नीचे आ जाएगा एम जी, है ना। बताओ ये वाला फोर्स इधर लगेगा क्या, एफ ई, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और टी कॉस थीटा ये है, तो ये वाला टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर, टी साइन थीटा बराबर एफ ई, और टी कॉस थीटा बराबर हो गया एम जी। दोनों को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो गया, एफ ई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाइप्स नॉट क्यू स्क्वायर बाई, और दूरी कितनी है x, तो ये दूरी हो जाएगा x स्क्वायर, और अपान एम जी करेंगे तो एम जी से डिवाइड हो गया। अच्छा अब ये एंगल बहुत छोटा होता है, क्योंकि जब स्फीयर क्या होंगे पास में आएंगे तो एंगल छोटा हो जाएगा। तो अगर एंगल छोटा हो, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में एंगल स्मॉल होगा तो साइन थीटा जो होता है और टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा में बदल जाता है, तो ये जो टेन थीटा था वो बदल जाएगा साइन थीटा में, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी के क्यू स्क्वायर अपान एम जी इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, पूरी दूरी x थी तो आधी दूरी हो जाएगी x/2, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी x/2 अपार हाइपोटेनस मतलब l बराबर हो गया के क्यू स्क्वायर बाई एम जी इंटू एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इधर जाके क्यूब हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बाई 2l बराबर क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई एम जी। तो प्रोपोर्शनलिटी देख लेते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था तो ध्यान रखेंगे। एक्स स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी हमारी किसके बराबर हो गई, यानी क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू हमारा एक्स क्यूब आ गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि चार्ज का रेट दे रखा है कांस्टेंट रेट, तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 2q/t, टाइम से डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 3x, है ना, और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो dx/dt। बताओ dq/dt क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में कांस्टेंट रेट है, तो ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कांस्टेंट है, यहाँ पर x है 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो dx/dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं v, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3x स्क्वायर dx/dt हो गया v, तो यानी कि x स्क्वायर इंटू v बराबर हो गया कांस्टेंट, यानी b बराबर हो गया 1/x स्क्वायर, यानी b जो हो गया वो प्रोपोर्शनल हो गया, b प्रोपोर्शनल हुआ x की पावर 1/2। अच्छा ये स्क्वायर है, फिर से यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, यहाँ स्क्वायर का फंक्शन है, इसको जरा ध्यान दें, यानी q प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3/2, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया dq/dt,
प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 3/2 एक्स का पावर 3/2 - 1, तो 3/2 में से 1/2 गया तो ये हो गया 1/2 और dx/dt, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर dq/dt ये तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट आ गया, प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 3/2 और x का पावर 1/2 और dx/dt को v लिखेंगे, यानी v इंटू एक्स की पावर 1/2 प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2। थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, नीट में ये क्वेश्चन आया था, छोड़ भी नहीं सकते आप। इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे और tan थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल के उसको sin थीटा में बदलेंगे और sin थीटा की जो वैल्यू आई थी उसको हम लोग फिर चेंज करके यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। कांस्टेंट रेट का मतलब हुआ dq/dt, तो dq/dt यहाँ पर ये वाला इक्वेशन में आ रहा है और इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया था, चार्ज वाली इक्वेशन को टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये dq/dt और x का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर पावर आगे आ गया 3/2 x और पावर में से घटा दिया 3/2 - 1, तो ये 1/2 बचा और dx/dt एक बार और लिखेंगे क्योंकि x को t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है इसके अराउंड घूम रहा है। हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस पे चार्ज प्लस का होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में होता है कूलम फोर्स, तो हमको मालूम है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है और वेक्टर में अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है उसको नेगेटिव से शो करते हैं। अगर कहीं पर अट्रैक्शन है, वेक्टर में लिखना है तो नेगेटिव साइन जो होता है वो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4πε0, और फोर्स चूंकि अट्रैक्टिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, नेगेटिव से रिप्रेजेंट होगा के, और चार्ज देखो इस पे ई और इस पे कितना होता है, तो दोनों पे चार्ज e² हो गया और दूरी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये इसका डायरेक्शन हो गया, है ना। तो एक तो फोर्स का ये फार्मूला होता है, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है 1/4πε0 e², और अगर आर कैप को बदल दें तो ये r³ हो जाता है, ये वेक्टर में हो जाता है, तो दोनों आंसर यहाँ करेक्ट हो सकता है। अगर यूनिट वेक्टर लिखें, क्योंकि हमको मालूम है यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r, तो अगर हमें क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर में दिया है तो ये यूनिट वेक्टर वाला ये वाली गलत हो गई, यूनिट वेक्टर होता तो नीचे r² होगा। ध्यान से दोनों आंसर चेक कर लो, और तो आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा तीसरा, है ना। ये दोनों आंसर सही हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये देता है कभी ये देता है, तो दोनों में से चेक कर लेना है। अट्रैक्शन अगर होगा तो नेगेटिव साइन और रिपल्सन होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए सर्टेन रीजन गिवन बाई E बराबर 5I - 3G के पोटेंशियल डिफरेंस। हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, E बराबर होता है माइनस का dV/dr, है ना। अब क्वेश्चन में dV की वैल्यू, dV बराबर क्या लिखोगे, माइनस का A × dr। अब क्वेश्चन में हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, और चलो यहाँ से इंटीग्रेट करना है B, A से B, यानी कि A से B जा रहे हैं, चलो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है 5I, यानी 5 को इंटीग्रेट करेंगे dx से, और इसका लिमिट रखना है, x में कितना लिमिट है, देखो x में यहाँ पर लिमिट है 4 और 10, 4 से 10, तो ये वाली वैल्यू हो गई 4 और ये वाली वैल्यू 10, इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ साइन नेगेटिव लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और अब इसको कैसे -3 का इंटीग्रेशन, -3, और इसको इंटीग्रेट करेंगे किससे, विद रिस्पेक्ट टू y, और लिमिट क्या रखना है इसकी, y की लिमिट देख लो ध्यान से, 0 से 3, तो 0 से 3 इसकी हो गई, और निगेटिव साइन पूरे ब्रैकेट में है तो इसको ऐसे थोड़ा सा कर दें, नेगेटिव साइन ऐसे कर देते हैं, इंटीग्रेट करना था, और यहाँ पर पहले इंटीग्रेशन था 5 का, और ये पूरे में हम लोग माइनस साइन यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना, माइनस पहले बाहर कर लिया। अब चलो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर लिमिट जो थी, इसकी लिमिट हम लोग रखे थे 4 से 10,
चलो 5 का इंटीग्रेशन, ये नेगेटिव साइन बाहर ही रहने दो, 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x और इसका लिमिट हो जाएगा हमारे पास 4 और 10। चलो ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस ऐसे हो जाएगा 3y और इसकी लिमिट रखनी है कहाँ से, 0 से 3, माइनस बाहर है। चलो अब x की वैल्यू रख देते हैं, माइनस ऐसे रहने देते हैं, 5 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर 10 रखेंगे तो 50, माइनस का साइन x की जगह पर अगर हम लोग 4 रखेंगे तो ये हो गया 20, ठीक। तो 50 माइनस 20, माइनस y की जगह पर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई यानी 9 और फिर क्या हो जाएगा 0। अब देखो 20 माइनस 30, 50 माइनस 20 ये हो गया 30, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया माइनस का 30 और माइनस का 9, 30 माइनस 9 माइनस का 21 और ये वैल्यू किलो में है तो माइनस क्या 21 किलो वोल्ट, ये आ जाएगा हमारा VV माइनस VA। तो VV माइनस VA माइनस 21, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 को देखें। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेयर E नॉट इज ए कांस्टेंट द फ्लक्स थ्रू शेडेड एरिया। फ्लक्स निकालना है हमको, मालूम है जो फ्लक्स होता है वो लिखेंगे A cos थीटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस है। अगर इसको हम लोग एक क्यूब बना दें, थोड़ा सा इसको क्यूब का शेप दे दें, तो हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये क्या बन रहा है। देखो ये हमारा एक क्यूब जैसा बन गया, ठीक है ना, है ना। अब देखो ये वाला जो है ओरिजिन है 0 0 और ये वाली दूरी a है, ये पूरी दूरी a है, यहाँ से यहाँ तक a है, और ये वाला देखो यहाँ पर ये वाली दूरी ये कितनी है a, और ये यानी कि ये वाली दूरी a है। तो ये दूरी हम लोग निकाल सकते हैं, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी हमारी हो जाएगी a√2, ठीक है ना, a√2। अब देखो ध्यान से यहाँ पर एरिया वेक्टर आ गया, एरिया कितना आ गया, इसकी लेंथ हो गई ये वाली a, लंबाई गुणे चौड़ाई करें, ये वाली a और ये वाला a√2, तो एरिया हमारे पास आ गया, एरिया जो आ गया वो a√2 इंटू a, ये हमारा क्या आ गया एरिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन में है और ये एंगल कितना दे रखा है, देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा। अगर ये वाला वैल्यू a हो और ये वाला वैल्यू a हो तो ये वाला वैल्यू √2 है, मतलब ये एंगल हो गया 45, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी आ गई EA cos 45। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया E cos 45, और क्वेश्चन में यहाँ पर जो एंगल है, यानी इसको ऐसे लिख दें EA cos 45, E की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है E0, एरिया की वैल्यू क्वेश्चन में a√2 इंटू a यानी √2a², है ना, और यहाँ पर cos 45 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में वो बन रहा है 45 डिग्री। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा वो E0 इंटू a² आंसर आएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 41 में जो आंसर आएगा वो थर्ड आएगा। तो इसको क्यूब के फॉर्म में थोड़ा देखें क्योंकि हमको एरिया निकालना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है 45। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा है उसको 45 यहाँ पर रख के यूज करेंगे, तो आंसर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट फॉल्स ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दे रखा है, टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन टू फॉल दिस डिस्टेंस। तो टाइम का फार्मूला होता है हमको मालूम है 2h/a। अब चूंकि यहाँ पर g नहीं लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक्सेशन होता है वो QE/m के बराबर होता है।
तो यहाँ पर इस वैल्यू को रख देते हैं अंडर रूट 2h, और a की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, QE/m, m ऊपर चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। h की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर, तो 10⁻² हो गया मीटर में, डिवाइडेड बाई चार्ज, अच्छा मास भी रखना है यहाँ पर, मास जो है इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 इंटू 10⁻31 ये इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2 इंटू 10⁴। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू लगभग 3 के आसपास आएगा, तो आंसर जो होगा वो 4 होगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बस वैल्यू रखना है, यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदल दें। मास जो है इलेक्ट्रॉन पे 9.1 इंटू 10⁻31, बाकी सारी वैल्यू गिवन है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। गॉस लॉ इज ट्रू ओनली इफ फोर्स ड्यू टू चार्ज वेरीज एज। तो गॉस लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ पे फॉलो करेगा, तो r की पावर -2 यानी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर का अगर हो तो गॉस लॉ ये फॉलो करेगा, तो r की पावर -2 लिखेंगे, तो 43 में सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला फॉर्मूला हम लोग फोर्स में पढ़ते हैं, तो इसको गॉस लॉ भी इसी को फॉलो करता है। 44 द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्वेश्चन में देखो ये पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, पोटेंशियल है फाई के नाम पे पोटेंशियल लिखा हुआ है, और फाई बराबर है AR² प्लस B, ये पोटेंशियल का वैल्यू है, यानी कि पोटेंशियल वेरिएबल है R पे। R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये स्फेरिकल बॉल है, एक स्फेरिकल बॉल के अंदर जो है पोटेंशियल की वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है AR² प्लस B। अब क्वेश्चन में था चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल, बॉल के अंदर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकालना है। चार्ज डेंसिटी मतलब हुआ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी, बॉल मतलब स्फीयर, स्फीयर में हमेशा जो डेंसिटी होती है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखेंगे, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा वो होता है dQ/dV, dQ/dV। तो हम पहले क्या निकालें, चार्ज कैसे निकालेंगे, तो चार्ज निकालने के लिए हमें पहले पोटेंशियल जो गिवन है उससे चार्ज निकालें या फील्ड निकालें, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, और पोटेंशियल अगर गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस का dV/dr। अब इन्होंने पोटेंशियल को माइनस का क्या लिखा हुआ है फाई, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा r से, तो माइनस का देखो इसका डिफ्रेंशिएशन AR² का, तो 2AR, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, माइनस का 2AR, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में केवल चार्ज की वैल्यू और चाहिए, तो हमको मालूम है गॉस थ्योरम में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EdS बराबर होता है Q/ε0। E की वैल्यू हमें क्वेश्चन में -2AR है, और ds मतलब एरिया, और ये हो गया 4πr² बराबर Q/ε0। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 2 इंटू 4 माइनस का 8 ε0, यानी -8πε0, मल्टीप्लाई करो, माइनस का 8πε0 A इंटू r³, ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। हमको क्या करना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो ये जो चार्ज आया उसकी वैल्यू रख देते हैं, माइनस का 8πε0 AR³ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया 4/3 πr³, पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये 2 हो गया और ये 6 हो जाएगा, r³ से r³ कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गया माइनस का 2 इंटू 3 यानी माइनस का 6ε0 इंटू A, तो -6ε0 A, तो करेक्ट आंसर 4 होगा। तो देखो ध्यान से क्या करना था, क्वेश्चन में पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज हम लोग गॉस थ्योरम में ये क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ EdS
बराबर हो जाता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से चार्ज निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन में पूछा है, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब और चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन में निकाल के रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, टू बीम ऑफ लाइट विल नॉट गिव राइज टू एन इंटरफेरेंस। बताओ इंटरफेरेंस नहीं दे रही है दो लाइट, तो इसमें से कौन सी दो लाइट इंटरफेरेंस नहीं देती हैं। तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब लाइट जो होती है सेम मीडियम में और सेम डायरेक्शन में अगर चल रही हो और उनकी वेवलेंथ सेम हो तो वो इंटरफेरेंस देंगे। अच्छा, दे आर कोहेरेंट का मतलब हुआ कि उनकी वेवलेंथ सेम है, तो ये तो होना चाहिए, इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट होना मस्ट है, ये होना चाहिए। दे हैव सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ सेम है, कोहेरेंट बोल दिया तो मतलब वेवलेंथ यहाँ पर सेम होगी। दे आर लीनियरली पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लीनियरली पोलराइज्ड परपेंडिकुलर, देखो डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इंटरफेरेंस में डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मीडियम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में चलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दे आर लीनियरली पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाली बात गलत हो गई। दे आर नॉट मोनोक्रोमेटिक, नॉन मोनोक्रोमेटिक, अगर मोनोक्रोमेटिक होंगे तो फ्रीक्वेंसी सेम होंगे, नॉन मोनो यानी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होंगे। तो इंटरफेरेंस तब भी देंगे क्योंकि हम लोग बीट्स पढ़ते हैं और बीट्स जो होता है इंटरफेरेंस का ही रिजल्ट होता है। बीट्स जो होता है वो इंटरफेरेंस से ही होता है। इंटरफेरेंस से हम लोग पढ़ते हैं बीट्स, स्टैंडिंग वेव, है ना। इंटरफेरेंस हम लोग क्या पढ़ते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हम लोग जब पढ़ते हैं तो इंटरफेरेंस ये वाला जो आता है, तो वहाँ पर ये वाली बातें नॉट बोला है, यानी अगर यह फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो भी कभी कभी, यानी कि यहाँ पर इंटरफेरेंस ये दे सकता है। तो कौन नहीं देगा, जिसमें डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो क्वेश्चन में डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो ये डायरेक्शन नहीं दे रहा है, ये गलत है, तो गलत ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। इंटरफेरेंस नहीं देगा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मीडियम सेम होना चाहिए, वेवलेंथ सेम होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड होगा। द बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर, तो ये तो मालूम है, बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर इज नोन एज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, किनारे से जो मुड़ने की जो घटना होती है लाइट की वो कहलाती है डिफ्रैक्शन। तो करेक्ट आंसर सेकेंड। 48, द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ जियोमेट्रिकल शेडो, वही बात हो गई, इसको भी बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो जो अभी पहला लिखा था सेम वही चीज़ है, तो डिफ्रैक्शन इसको भी बोलते हैं। 48, पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इन इंक्लाइन नॉर्मली ऑन ए नैरो स्लिट, a screen is placed at a large distance from the slit, the speed of electron is increase। देखो इलेक्ट्रॉन की अगर स्पीड को इंक्रीज करें, which of the following statement is correct? Diffraction pattern is not observed on the screen in case of electron। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं ऑब्जर्व होता है, तो ये तो गलत है। पैटर्न ऑब्जर्व होता है, ये नहीं होता, तो ये तो गलत है। द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, देखो जो एंगुलर विड्थ होती है सेंट्रल मैक्सिमा की वो हम लोग पढ़ते हैं थीटा बराबर, एंगुलर विड्थ जो होता है 2 लैम्डा बाई ए के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो एंगुलर विड्थ होती है लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और अगर हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की तो हमको मालूम है P बराबर होता है h अपान लैम्डा, P बराबर हो गया m इंटू बी, h अपान लैम्डा। अगर हम लोग b की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, स्पीड की वैल्यू बढ़ाएंगे, वेवलेंथ कम हो जाएगा। अगर वेवलेंथ कम हो जाएगा तो सेंट्रल विड्थ का एंगुलर विड्थ जो होगा वो कम हो जाएगा। तो एंगुलर विड्थ जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा वेवलेंथ कम होने से, तो इसका मतलब हुआ द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा वो हो जाएगा डिक्रीज करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। देखो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जब वेवलेंथ बढ़ाएंगे, नहीं वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम आएगा। अगर हम लोग वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और वेवलेंथ कम हो जाएगी, सेंट्रल विड्थ का जो फार्मूला होता है, सेंट्रल मैक्सिमा का जो एंगुलर विड्थ होता है वो 2 लैम्डा बाई ए के बराबर होता है, लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेवलेंथ अगर कम हो रही है तो एंगुलर विड्थ भी कम हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। Two slits are 1 millimeter apart from each other and illuminated with the light of wavelength 5 into 10 की power minus 7. If the distance of screen is 1 meter from the slit, then distance between third dark
फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। तो इसका तो एक फार्मूला भी होता है और एक जो है, पहले तो हम लोग इसको देखो पहले कैसे सॉल्व कर रहे हैं। डार्क और ब्राइट के लिए तो डिस्टेंस अगर ब्राइट है और कौन सी ब्राइट है, फिफ्थ, तो फार्मूला क्या होता है ब्राइट में 2n, या इसको ऐसे लिखे n d लैम्डा बाई ए, या स्मॉल डी करें n d लैम्डा बाई डी, ये होता है ब्राइट के लिए। चलो ब्राइट में ये कौन सी ब्राइट है, पांचवी, 5d लैम्डा बाई स्मॉल डी। अच्छा डार्क के लिए हम लोग जो दूरी निकालते हैं डार्क की, तो 2n-1 लगाते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर 2n-1 d लैम्डा बाई डी। अब चलो यहां से सॉल्व करते हैं। तो 2n-1 यानी थर्ड डार्क है तो ये 6-1, तो ये हो गया 5/2 d लैम्डा बाई डी। दोनों को घटा दें क्योंकि क्वेश्चन में ब्राइट हो इनका, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा डेल्टा x, ये आ जाएगा 5 - 5/2 d लैम्डा बाई डी। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10 - 5/2 d लैम्डा बाई डी। अब वैल्यू रख देते हैं, 5/2 मतलब 2.5। कैपिटल D जो होता है वो जो होता है स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी, और वो कितना दे रखा है, स्क्रीन की दूरी है 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 1। वेवलेंथ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 × 10⁻⁷, 5 × 10⁻⁷। स्मॉल d जो होता है वो स्लिट की दूरी है, वो 1 मिलीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, तो 1 × 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर में बदल देंगे, तो आंसर जो यहाँ से आएगा वो 1.25 मिलीमीटर, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। फॉर ए पैरेलल बीम ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस बाय सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन यहाँ पर सिंगल स्लिट के कारण हो रहा है, तो क्वेश्चन में हमको बताना है द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग को मालूम है, ये अगर मान लो स्क्रीन है, कुछ ऐसा फिगर बनता है, बीच वाला जो है सेंट्रल मैक्सिमा, ये पहला डार्क, दोनों तरफ पहला डार्क, ये डार्क, पहला डार्क, ये दूसरा डार्क, इसी तरह इधर भी। ये वाला जो यहां से यहां तक जो होती है, ये अगर हम लोग इसको ऐसे बनाएं, ये सिंगल स्लिट है, ठीक है ना, इनके बीच की दूरी अगर a हो, ये दूरी होती है कैपिटल D, ये एंगल होता है थीटा, तो ये एंगल होता है थीटा। तो एंगुलर विड्थ जो होता है, देखो ध्यान से, एंगुलर विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ होता है 2 थीटा के बराबर, और ये होता है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक होता है लैम्डा बाई ए, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक होता है लैम्डा बाई ए, तो ये हो जाता है 2 लैम्डा बाई ए। अगर एंगुलर विड्थ बोलते हैं तो 2 लैम्डा बाई ए, और ये यहाँ से यहाँ तक टोटल जो दूरी है जो कि क्वेश्चन में पूछा है, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये यहाँ से इस वाले D1 से ये पूरी दूरी, ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जैसे हम लोग डबल स्लिट में निकालते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, वहाँ पर हम लोग जब डबल स्लिट में पढ़ते थे वहाँ पर पढ़ते थे d लैम्डा बाई स्मॉल d, तो यहाँ पर उसका डबल हो जाता है 2d लैम्डा बाई स्मॉल d की जगह पर ये अपर्चर आ गया a, तो ये हो जाता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2d लैम्डा बाई a। फ्रिंज विड्थ का डबल होता है सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ, ध्यान रखेंगे। जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो मैक्सिमा निकालते हैं उसका जो विड्थ होता है ना, यानी कि जो विड्थ आती है फ्रिंज विड्थ, उसका डबल होता है सिंगल स्लिट में। सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होता है वो डबल स्लिट के विड्थ का डबल होता है, तो 2 टाइम्स होता है d लैम्डा बाई ए। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए एंगुलर विड्थ पूछा जाए तो ये 2 लैम्डा बाई ए के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है सेंट्रल मैक्सिमा के विड्थ, और ये 2d लैम्डा बाई ए के बराबर होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये वाला है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो होता है वो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कराता है। ये वाला D1 और ये वाले D1 के बीच का जो पूरा विड्थ है वो है सेंट्रल मैक्सिमा।
तो ये हम लोग का आज का टेस्ट हो चुका SBRT, है ना, स्कोर बूस्टर SBTS, और ये टेस्ट हम लोगों का था 9th। ठीक है, तो अब अच्छे से जुड़ जाइए क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो अब जो है होली भी बीत चुकी, अब कोई छुट्टी पड़नी नहीं है। अब इसका मतलब है कि आपको फाइनल प्रिपरेशन करना है। अब आप सोचिए कि कितने जल्दी हम सब्जेक्ट को क्या करें, रिवाइज करें। और फिजिक्स में रिवीजन का मतलब है कि हर चैप्टर से आप 10-15 क्वेश्चन पर डे करते रहिए, जिससे कि आपको चैप्टर के फार्मूले रिवाइज होते रहें। कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं, लेंदी क्वेश्चन नहीं आता, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए कि कहाँ पर किसको बदलने से पूरा क्वेश्चन बदल सकता है। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसी की उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू सो मच।